बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मैंने वीलॉग ज़रा इमरजेंसी में किया है इसलिए कि एक बहुत ही ख़तरनाक ख़बर आई है जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। तो उसके मुतालिक मैं थोड़ी सी आपको ख़बर भी देना चाहता हूँ, राय भी देना चाहता हूँ। और ये बहुत एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है। उससे पहले दो बातें करनी है। एक तो ये है कि जो बोल का मालिक है शुएब शेख एग्जैक्ट का, जिसके ख़िलाफ़ जाली डिग्रियों का केस बहुत मशहूर हुआ था और 2018 में उसके ख़िलाफ़ और सज़ा भी हुई थी, तो उसने अपील की थी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अपील को कहा है कि जी समाअत के लिए हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपील जो केस 2018 से पेंडिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक किया। आमिर जो उनके नए चीफ जस्टिस हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनके बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। वैसे तो अतर मिल्ला साहब के भी थे, जब वो तो अपने जनरल एहसानुल हक जो DGISI और फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनसे उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे जब वो सिर्फ लॉयर थे, जज भी नहीं थे। तो ये जो गठ जोड़ है ये हम देखते आ रहे हैं। अब बात चलते हैं दूसरी जो है, ये अंसार अब्बासी ने एक आर्टिकल लिखा है अखबार में कि जी ये 18 और 19 को मशावरत होगी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारे पास नाम आएंगे और 20 तारीख को वज़ीर आज़म जो है वो अनाउंस कर देंगे। और यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ जो डॉन ने छापी है कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है। अब बाय द वे ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का है, 1952 का। और ये 1952 के एक्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई थी वो जनरल अयूब ने की थी अपने आप को बचाने के लिए, और फ़ौज के ऊपर कोई हरफ ना आ सके और फ़ौज का कोई अफसर सिविलियन कोर्ट में ना जा सके। ये सारी अमेंडमेंट्स अयूब खान ने की थी। बड़े मेरे चंद दोस्त हैं अयूब खान के, बड़े गुण गाते हैं उनको। मैं कहता हूँ कि जी जी बड़ी इकॉनमी डेवलप हुई उनके ज़माने में फलाना। और मैंने कहा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गया मार्शल लॉ लगा के, जिसकी वजह से 3 मार्शल लॉ बाद में आए और फ़ौज इतनी ताकतवर हो गई और करप्ट पॉलिटिशियन और पाकिस्तान को की तबाही हो गई। उस बंदे को तुम कहते हो कि जी वो बड़ा, वो तो वो आदमी है जिसको कायद आज़म ने पास ओवर कर दिया था कि ये आदमी बहुत एम्बिशियस है, छोटी सोच का आदमी है लेकिन एम्बिशियस बहुत है, इसको प्रमोट नहीं करना। और इसको तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कावर्डिस के लिए सैक किया गया था। एनीवे आगे चलते। ये जी 1952 का सेक्शन 176 सब सेक्शन ए है। ये बाय द वे अमेंडमेंट पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दी थी। अब ये जो मैं आपसे पिछले 1-2 महीने से कह रहा था ना कि दाल में कुछ काला है, कोई कोशिश हो रही है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की, रिटेंशन की, कोई रद्द-बदल करने की, आसिम मुनीर को लाने की अगर कुछ नहीं होता। एक खबर ये भी है कि नदीम रज़ा को शायद रिज़ाइन कर लें 2-3 दिन पहले और इसको चेयरमैन जॉइंट बना दें आसिम को। बहुत ही अफवाहें फैल रही थी। तो ये अब क्लियर हो गया कि ये प्लानिंग थी। लेकिन ये जो पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर ने ज़रा घूर के देखा है, जनरल बाजवा को शायद डंडा भी दिखाया है, शायद वो ये बात अब उन्होंने शायद वो समझ गए हों और वो जा रहे हो सकता है कि अभी भी कोई आखिरी मोमेंट पे इनको थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए आर्मी चीफ की। अब ये बताता हूँ ये है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिछले महीने अप्रूव कर दिया। कौन है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? ख्वाजा आसिफ और इन साहब के समधी, जनरल बाजा साहब के समधी जनरल हमूदुज़्ज़मान, जो कि ये पिछले जो वीलॉग मैंने आपको बताया है बदनाम ज़माना, वो शेख ज़हूर जो है, उमर ज़हूर, जिसने इमरान के ख़िलाफ़ वो अपनी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उससे मिल रहा था उस दुबई के शेख के साथ कोविड की वैक्सीन ख़रीदने के लिए स्पुतनिक। ये मैंने पिछले वीलॉग में बात की। अच्छा जी, अब ये आई ही है कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, CCLC। इस कमेटी के मेंबर ज़रा नाम देखें, कभी भी नहीं होते। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होता है और लॉ मिनिस्टर होता है। अभी मेंबर कौन है? डार है और असद महमूद है जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। अब हैरानी की बात है कि लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं है, बिकॉज डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस की कमेटी है, कानून बनाने की कमेटी है, इसमें लॉ मिनिस्टर नहीं है।
मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी नहीं है। ये उनके पास जाएगी, वहाँ से पास होके कैबिनेट के पास आएगी, शायद कैबिनेट अप्रूव करे, सर्कुलेशन से हो, उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट इनकी अपनी है, एक दिन में पास, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगी दस्तखत के लिए, अप्रूवल के लिए। ये है क्या, अमेंडमेंट क्या है? जो ओरिजिनल क्लॉज है मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, फिर कोशिश करूँगा उसका उर्दू में ट्रांसलेट करूँ। अंग्रेज़ी में लिखा है द फेडरल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स, जो हमारी हुकूमत है वो रूल्स बना सकती है उस काम के लिए कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से चले, और फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि ये जो हमारा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है इसको एक्सिक्यूट करने में उसके रूल्स को अमेंड किया है कि वो अच्छी तरीके से उसको हम उसकी तामील कर सके। Without prejudice to the generality of the power conferred by subsection 1, such rules, अब वो कह रहे हैं कि जो पिछला कोई एक इसका सबसेक्शन है उसको साइड पे रखते हुए और उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, such rules may provide, ऐसे रूल्स हमें ये इजाज़त देते हैं कि हम हुकूमत अपॉइंट कर सकती है, रीअपॉइंट कर सकती है, दोबारा अपॉइंट कर सकती है, और एक लफ्ज़ अब बीच में डाला जा रहा है रिटेंशन, रिटेन कर सकती है। एक फ़ौजी अफसर को हम रख भी सकते हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद, ये लफ्ज़ डाला जा रहा है। या उसकी एक्सटेंशन जो पहले थी, या उसकी रिटायरमेंट, या उसकी रिलीज़, या उसकी रेजिग्नेशन, ये रेजिग्नेशन का लफ्ज़ भी अभी डाल रहे हैं, मतलब कि उसका इस्तीफ़ा। दो लफ्ज़ नए डाले हैं इस अमेंडमेंट में, एक्ट में, कि रिटेंशन, उसको मज़ीद रख सकते हैं अफसर को अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो जाए। एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन तो है कि जी एक्सटेंशन किया 3 महीने, रिटेंशन है कि जी हमने इनको कहा है कि अभी आप ओहदे पे कायम रहें जब तक हम आपको, और ये आपको याद होगा मैंने कोई 6-7 वीलॉग्स पहले आपको कहा था कि ये पावर रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि ये है अपना शहबाज डब्बू, कि उसकी सवाबदीद हो कि जी आप रहें जब तक मैं आपको कहता हूँ। रेजिग्नेशन का लफ्ज़ क्यों डाला ये मुझे नहीं समझ आई। इसके पीछे ज़रूर कोई बात है कि इन्होंने ये लफ्ज़ क्यों डाला रेजिग्नेशन। फिर आ गया डिस्चार्ज, रिमूवल निकाला जाए, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, ये जो भी इस एक्ट के मातहत आते हैं, बशमूल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ये है जी एक्ट को जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, और इस वक्त कैबिनेट की कमेटी लेजिस्लेटिव केसेस के पास गई है, जो डार साहब के पास है, और उनके साथ असद महमूद साहब है, पता नहीं, मैं तो आज तक नहीं पता वो बंदा क्या करता है, और ये फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर पार्लियामेंट फलाना। अभी 18-19 की हम बात कर रहे हैं कि जी ये आज हो गई जी 16 तारीख, और ये 18-19 की हम बात कर रहे हैं कि जी वो कंसल्टेशन होगी, 20 को अनाउंस होगा। समझ नहीं आ रही ये अभी क्यों आई है, और ये डॉन की फ्रंट पेज की खबर है। बात देखिए जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आर्मी के बात करूँगा रिफॉर्म्स की, मैं सिर्फ लिस्ट करना चाहता हूँ जिस पर फिर मैं बाद में डिटेल में बात करूँगा। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने ये पूरा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है ना जो 1952 का, इसको अलिफ से लेकर ये तक हमने पूरा रिव्यू करके तमाम चीज़ें इसकी अमेंड करनी है। और सबसे बड़ी अमेंडमेंट ये है कि फ़ौजी अफसर जवान जो है उसको सिविलियन कोर्ट की रसाई डायरेक्ट होगी कि अगर उसके ख़िलाफ़ वो समझता है कि मेरे से ज़्यादती की गई, मुझे प्रमोशन नहीं दी गई, मुझे गलत तरीके से मुझे नुकसान पहुंचाया गया, तो मैं सिविलियन कोर्ट पर रुजू कर सकूंगा। ये अयूब खान ने डाली थी अपने आप को बचाने के लिए, और ये नेहरू ने इंडियन आर्मी एक्ट में 1948 में ख़त्म करके वो भी था, और उनका जो है हर फौजी जा सकता है। नए रोल्स हमें डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, अलावा आर्मी चीफ का चेयरमैन, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की कमेटी के बजाय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, उसकी डिटेल में नहीं बात करूँगा, बाद में करूँगा। हमें 3-4 और 4 स्टार अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेंगी, मुख्तलिफ उनकी रिपोर्टिंग लाइंस को चेंज करना पड़ेगा, वो आर्मी चीफ को नहीं करेंगी, बिकॉज तीनों सर्विस चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को करेंगे। न्यू रोल्स हैं।
चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने हैं आर्मी चीफ की ताकत में और जो सीनियर और इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनकी ताकत में। हमें सारे सीनियर पोजीशंस के जो टेन्योर हैं इनके ऊपर हमें नज़रसानी करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर शायद 4 या 5 साल रहता है, मेजर जनरल 4 साल रहता है, लेफ्टिनेंट 4 साल रहता है। ये बहुत लंबे टेन्योर्स हैं, इनको कम करना पड़ेगा मेरे नज़र में। सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, ये एक आदमी की सवाबदीद होती है। होता हालांकि बोर्ड कहते हैं ब्रिगेडियर से ऊपर, बोर्ड कोई नहीं होता। ये जर्नैल जो एक दो होते हैं पावरफुल आर्मी चीफ, इसकी पूरी इसकी कमेटी बनेगी, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। एक बहुत दुख देने वाली बात है, ये कॉलोनियल सिंबल्स जो है हमारे और हमारे जो हम ये बैजेस ऑफ रैंक और ये लाल जो पाइपिंग लगाते हैं, और हमारे जो ये एनसीओ जेसीओस को हमने जो रैंक दिए हुए हैं, सूबेदार, आपको पता है सूबेदार गवर्नर को कहते थे मुगल एम्पायर में। अंग्रेज़ों ने हमें जलील करने के लिए, बताने के लिए कि ये देखो ये तुम्हारा जो गवर्नर है इसको हम जेसीओ बनाते हैं। हवलदार एक मुगल आर्मी में एक बहुत सीनियर कमांडर होता था पूरे किले का, उसको आपने एनसीओ बना दिया 3 सार्जेंट के बराबर। दफादार जो हमारे आर्मड कोर के अंदर भी हवलदार होते हैं, वो काउंटर अटैक जो फोर्सेस होती थी ना, कि अगर दुश्मन ने अटैक किया उसके बाद जो काउंटर अटैक करते थे, दफादार डिफेंस, और उसको उन फोर्सेस को कमांड करता था, तो दफा करते थे और काउंटर अटैक करते थे। बड़ा सीनियर अफसर होता था मुगल आर्मी में। जमादार हम लोगों ने फौज में जमादार भी कह दिया, और ये जो सफाई करने वाले जो सड़क सफाई के जमादार, उनको भी जमादार कह। जमादार एक बहुत बड़ा रोल होता था। ये जो बड़े बड़े जागीरदार और इन्होंने प्राइवेट आर्मीज अपनी रखी होती थी, उसके आर्मी का जो हेड होता था उसको जमादार कहते थे। वो लोगों को जमा करता था और अपनी प्राइवेट मिलिशिया बनाता था उसके। ये इतने बड़े लोग थे, इनके ऊपर बात करो। फिर हमारी जो यूनिटों के नाम, मेरी अपनी यूनिट के नाम 33 पंजाबी मोहम्मदन, अंग्रेज़ों की बनाई हुई यूनिट, बड़े फ़ख्र से हम देखिए। मोहम्मदन के नाम पे कोई आँच नहीं, पंजाबी के नाम पे भी आँच नहीं, लेकिन ये देखें कि बनाई किसने, अंग्रेज़ों ने बनाई। प्रोविंस हॉर्स बड़े खुश, 5 हॉर्स बड़े खुश, और जनाब ये पाइपिंग जी हम हैं, और बलोची हैं, हम पंजाब रेजिमेंट हैं, हम फलानी रेजिमेंट है, हम FF है, काएँ बलोची फलाना टाएँ ये। और यार अंग्रेज़ों के जूतों को चाटने वाली ये फौज बनाई थी उन्होंने, उसको आप जो है ना बड़े खुशी से करते। मेरा बस चले, खुदा की कसम, सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स का ख़त्म करके नंबर 1 पाकिस्तान रेजिमेंट 1, पाकिस्तान रेजिमेंट 2 से लेकर पाकिस्तान रेजिमेंट 380 जितनी भी हैं, पाकिस्तान ब्रिगेड 1, ब्रिगेड 2, ब्रिगेड 3, पाकिस्तान डिवीज़न 1, पाकिस्तान डिवीज़न 2, पाकिस्तान कोर 1, पाकिस्तान कोर 2, पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान। ख़त्म करें ये सिंबल्स, ख़त्म करें ये बाक़ियात अंग्रेज़ों की कॉलोनियल रूल की, जो हमारे ज़हनों पे इन्होंने चढ़ा के रखी हुई है। PMA में उर्दू नहीं बोलने देते, शर्म आनी चाहिए। 75 साल हो गए हैं, अभी भी जनाब अंग्रेज़ों की जूते चाटते हैं। आर्मी चीफ जाता है PMA में एड्रेस करता है, अंग्रेज़ी में बोलता है, शर्म आनी चाहिए। बहुत और अमेंडमेंट के फॉरेन डिग्निटरीज को कोई आर्मी अफसर नहीं मिल सकता, चाहे वो चीफ है, मिलेगा फॉरेन ऑफिस के साथ। वो मैं उसकी बड़ी डिटेल में बात करूंगा। ISI का रोल कंप्लीटली रीडिफाइन करना है, ISPR का रोल कंप्लीटली रीडिफाइन करना है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का रोल कंप्लीटली रीडिफाइन करना है। यहाँ पर तो अफसर जो कप्तानी में जाता है वो जर्नैली तक निकलता ही नहीं है, और ये अफसर हैं जो कि दूसरे अफसरों के मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भेजते हैं। इनसे सब डरते हैं, इनसे कर्नल ब्रिगेडियर जनरल भी डरते हैं कि यार ये कहीं हमारे खिलाफ रिपोर्ट दे देगा तो हमारी प्रमोशन खटाई में पड़ जाएगी। ये ब्लैकमेल करते हैं, और इस वजह से इनके पास बहुत ताकत है। ये फारूक जो फैसल जो है नसीर, ये इस गंद की पैदावार है। ये फ़हीम रज़ा इस गंद की पैदावार है। सुपर सेशन 37 आपके मेजर जनरल जो है सुपरसीड हुए, और भाई घर भेजो। नहीं प्रमोट होता कर्नल से ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, ब्रिगेडियर घर जाए, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल नहीं होता घर जाए। ये सुपरसीडेड बैठे हुए हैं, पेट इतने निकाले। आपने हमारे फौजी जनरलों के पेट देखे, शर्म आती है।
23 मार्च की परेड का जो ब्रिगेडियर हो, इनको मिलता नहीं है पूरी फौज में जिसका पेट ना हो, इतनी तोंद निकाल के परेड कर रहा है। जर्नलों को देखें जो हिलाल इम्तियाज लेने जाते हैं अपने 23 मार्च को और 14 अगस्त को प्रेसिडेंट के पास, तोंदे निकली हुई आर्मी चीफ। यार ये कुछ पतला जर्नल ब्रिगेडियर नजर ही नहीं आता इस फौज में। खा खा के खाना भी खाते हैं, मुल्क को भी खाते हैं। इतने तोंदे इनके लेके, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तोंदो प्रमोट ही ना करो। फिर ये जो आया प्लॉट्स, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये बेनिफिट्स, ये जो सीनियर अफसर, ये प्लॉट, ये चाइना कटिंग, ये तो खुदा की कसम एमक्यूएम जैसे है। चाइना कटिंग, इधर प्लॉट निकाला, उधर प्लॉट निकाला। ये 2 जनरल कॉलोनियां जो बनाई हैं इन्होंने लाहौर में, ये ट्रेनिंग एरियाज थे, ये शूटिंग रेंजेस थे। ये पता नहीं कब के 100 साल 150 साल से इनको उस पर मिले हुए हैं, वो जो क्या कहते हैं अपना, इनकी मलकियत भी नहीं थी। हुकूमत जो देती है वो कि जी हमने ये काम के लिए हमें चाहिए, तो वो उनको दे देती है लीज पे। इनको लीज पे मिले। यार ये नर के बच्चे, इन्होंने ख़त्म किया उसको, ट्रेनिंग ग्राउंड को ख़त्म किया, फलाना प्लॉट बना के वो एक दे दिए। 25 30 40 जर्नल एक जगह बैठते हैं, 25 30 40 50 100 जर्नल एक जगह बैठते हैं, बड़े खुश। मेरे अपने दोस्त हैं, घर बनाए हुए हैं, 3 फ्लोर के लिफ्टें लगी हुई हैं। बदमाशी, खुली बदमाशी, ये ख़त्म होना। मैं तो कहता हूँ ये घर भी वापस थे, इनसे जवाब दे, इनको टैक्स इतना लगाएं कि ये इनकी चिखे निकले। ये जितने ये बदमाश बैठे हुए हैं जनरल्स कॉलोनी में, मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं बाय द वे। और फिर ये फौजी फाउंडेशन और ये इनके जितने कमर्शियल लेटर पूरा रिव्यू करना है, ये भी बहुत बड़ा एक माफिया है। इसके ऊपर तो एक पूरा अलहदा मैं व्लॉग करूँगा। और आजकल ये एएनएफ जो है ना, एयरपोर्ट अपना, ये जो क्या कहते हैं नारकोटिक्स फोर्स हमारी, ये नारकोटिक्स फोर्स जो है ये मेरा एक बड़ा दोस्त इसका हेड भी रहा है। इनका जहाँ दफ्तर था और इनका जो लैंड था ना, वो सारा इन्होंने लमलेट करके और उधर अब नए प्लॉट चाइना कटिंग बना रहे हैं, जिसमें जनरल बाजवा साहब का सबसे बड़ा प्लॉट है। और जनरल बाजवा के प्लॉट की वजह से वो को थोड़ी अलाइनमेंट, बाकी जो जर्नल वहाँ रहते हैं उनकी टेढ़ी हो गई, तो उन जर्नलों को इन्होंने एक्स्ट्रा ज़मीन दे दी। तो एक जो पुराना 4 स्टार है उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है एक्स्ट्रा ज़मीन लेने के। कोई जी फिक्र ना करें, आप ये खुद ले लें, ये हम पैसे खुद दे देंगे। यार ये मैं तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स, मैं उस दफ्तर में गया हूँ जहाँ वो पुराना दफ्तर था। अब तो वो एयरपोर्ट के सामने उन्होंने कर दिए। ये उस जगह पर था जहाँ पर वो आर्मी हाउस को सड़क जाती है, ये उसके सामने था। और उधर और उसके पीछे फिर आगे वो बाकी जर्नलों के घर हैं, वो पूरा उन्होंने ले लिया। और ये बाय द वे ये उसको क्या कहते हैं, ये जो ऐसी ये जगह है जिसको आप छेड़ नहीं सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, प्रिजर्व प्रॉपर्टी इसकी जो। ओ फॉर लवलेट पूछते ही नहीं यार, कोई इनको कोई पूछ नहीं सकता किसने ज़मीन दी तुम्हें, कहाँ ली। आप DHA 1 DHA 2 पूरी पूरी पहाड़ियों में जर्नलों के घर हैं। बड़ा बड़ा वक्त आने वाला है। मैं तो यकीन है कि ये फ़ौज जो है ना और ये मुल्क, ये जब तक जड़ों से इन लोगों को निकाल के इस गलीज़ माफिया को नहीं फेंका जाएगा। तो मैं एक अपने से सीनियर एक 3 स्टार से यही बात कर रहा था। मैं कहा सर जब तक ऐसे नहीं होगा। वो कहता है हैदर मेहदी तू किस कौम की बात कर रहा है, 2000 साल से इसके DNA में महकूम रहना है। माफी खान, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, ये कभी नहीं उठेगी, ये कभी अपने हक नहीं मानेगी। तो मैंने कहा फिर ऐसे ही चलेगा? कहता है ऐसे ही चलेगा। मुझे नहीं यकीन, मेरा दिल कहता है कि ये कौम उठेगी और ये जड़ों से उठा के इस मुल्क की आज़ादी अपने हाथ में लेगी। और ये सारे जर्नैल और ये जज और ये ब्यूरोक्रेट और ये पुलिस और ये सियासतदान, इनको वो सज़ा मिलेगी इबरतनाक कि अगली दफ़ा 10 दफ़ा सोचेगा कोई करप्शन करने से, 10 दफ़ा फौजी जर्नैल सोचेगा मार्शल लॉ लगाने से या सियासत में इंटरफेयर करने से। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली डिशेस में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपके प्यारों को हिफ्ज़ व मान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान और उसके साथ जितने हकीकी आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं
उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।